कुसुम योजना जो किसानों के लिए सरकार ने बनाई है, कुसुम सी में लगभग 25% 24% ही उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। कुसुम ए की स्थिति और ज़्यादा खराब है। वो तो 8-9% 8-9% ही। इसका बहुत बड़ा कारण है कि किसानों ने अनुबंध तो सरकार से कर लिए, ये कोई नई योजना है, हमें इसका लाभ मिलेगा, लेकिन जैसे ही वो लगाने के लिए गए उन्होंने देखा कि इससे तो हमारी जमीन 25 साल के लिए खराब हो जाएगी। जैसे उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले, अभी 2000 मेगावाट का इन्होंने कुसुम सी में टेंडर किया था। मध्य प्रदेश ही एक बहुत बड़ा उदाहरण है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे बहुत ही कम है। और खासतौर से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जहाँ पे उपजाऊ जमीनें हैं, वहाँ पे किसान अपनी जमीन के साथ समझौता नहीं करना चाहता। तो शासन को जैसे खेती, जो नीचे खेती हो रही है वो जमीन खेती में आएगी या व्यवसायिक में आएगी, जो उसकी आय है वो खेती में आएगी, व्यवसायिक में आएगी। कल फसल खराब होती है तो फसल बीमा कंपनी बीमा देगी नहीं देगी। कल सोलर पैनल में कोई दिक्कत आती है तो सोलर बीमा कंपनी बीमा देगी या नहीं देगी, क्योंकि आप उसके नीचे ट्रैक्टर चलाने के लिए उन्होंने नहीं दिया था। तो ये जो कुछ पॉलिसी रिलेटेड चैलेंजेस हैं, ये शासन को देखना चाहिए। जी, ये तो एकदम सही चीज़ आपने बताई सर। क्या है कि भाई पॉलिसीज हैं, लेकिन देयर इज नो सिंकिंग बिटवीन देम। अगले कुछ सालों में इसके ऊपर काम होगा भी। तो आपको इस में स्कोप कैसा लगता है सर? क्योंकि अगले आने वाले सालों में हमको भी मालूम है वी हैव टू अचीव दिस टारगेट। हाँ, सरकार उसके ऊपर पूरा काम कर रही है। तो ये इस कॉन्सेप्ट का स्कोप आपके हिसाब से कितना है सर? देखिए, एग्रीवोल्टेक के केस में मैं अंग्रेजी में बोलूँगा, इट्स नॉट वेदर, इट इज व्हेन। कार आई, जब कार आई तब हमारा उद्देश्य उस ऑटोमोबाइल को, मूवमेंट को बढ़ाना था। बाद में फिर जो समस्या आई पोल्यूशन की, तो फिर हम उसके स्टैंडर्ड्स लाए, भारत 4, भारत 4, भारत 6 लाए। तो ऐसे ही सोलर आया, बहुत अच्छा है, लेकिन अब उसको हमें सस्टेनेबल बनाने के लिए उसको एग्रीवोल्टेक मैनर। और जबकि मैं आपको बताऊं, कुसुम का एक अगर आप बारीकी से आप उसको पढ़ेंगे तो कुसुम में बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है। इसके हिसाब से एग्रीवोल्टेक्स में अगर कोई जाता है तो उसका पेबैक कितने दिन के अंदर होता है सर? देखिए, इसमें किसान को 3 बड़े जो सीधे सीधे अभी के बेनिफिट हैं वो मिलते हैं। एक, आपकी अतिरिक्त आय, क्योंकि आपको जो आपने पहले लगाया है वो तो सोलर से उसका सीधा सीधा आरओआई बन रहा है। जो आप 15 से 20% जो आप अतिरिक्त लगा रहे हैं, इसके लिए आपकी जो खेती से आय है वो आपको 6 से 7 साल में पेबैक पीरियड में आपको दे देती है। फ्रेमवर्क होता है वो बहुत जल्दी शासन की तरफ से आने वाला है, जिसमें कौन सी चीज़ एग्रीवोल्टेक के लिए क्वालिफाई होगी कि आप इतना, आपको खेती वाला हिस्सा छोड़ना है, मिनिमम इतना आपका जनरेशन कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए, मिनिमम ये हाइट होना चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड बहुत जल्दी आने वाला है। अच्छा सर, एक हमारा क्वेश्चन कि आपको हमारा चैनल कैसे लगता है सर? देखिए, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आज हम आपके चैनल पे हैं, और आपका चैनल वो काम कर रहा है जो शायद हमारी संस्थाओं को करना चाहिए। अच्छा सर, अब अगर किसी को एग्रीवोल्टिक्स में आना है तो उसे खेती सीखनी पड़ेगी या मेगावाट सीखना पड़ेगा? एग्रीवोल्टेक के साथ एआई का इंटीग्रेशन, जैसे मैंने ऊर्जा का बताया, ऐसे ही एआई भी, अगर आप अपने आप में देखें इंडिपेंडेंट तो वो डेंजर है, लेकिन जब वो एआई आपके हॉस्पिटल सिस्टम के साथ जुड़ती है, ट्रैफिक सिस्टम के साथ जुड़ती है, तो ये रिवोल्यूशनरी हो जाती है। ऐसे ही ये एआई अब हमारे एग्री सिस्टम के साथ जुड़ेगी। एग्रीवोल्टेक उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सोलर सिस्टम से बिजली जनरेट करके बेच सकते हो। जी हाँ दोस्तों, एक और बार बोल देता हूँ, आप सोलर सिस्टम से बिजली जनरेट करके बेच सकते हो। अब आप ये गवर्नमेंट को बेचो या प्राइवेट में बेचो, ये आपकी मर्जी है, बट बॉटम लाइन ये है कि भाई देयर इज़ ए पॉलिसी, प्रोसीजर्स एंड गाइडलाइंस जो ऑलरेडी सेट है, और आज की डेट में कई लोग ये कर भी रहे हैं। और यहाँ पे एक अच्छी पॉलिसी है, दैट इज़ कुसुम। कुसुम मतलब कि किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान एवं महाअभियान। और आप लोगों ने भी देखा होगा कि भाई कुसुम के ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है, और इसमें भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, दैट इज एग्रीवोल्टेक्स। एग्रीकल्चर प्लस फोटोवोल्टिक को कॉम्बिनेशन करके ये कॉन्सेप्ट निकला है, दैट इज एग्रीवोल्टेक्स। और ये कॉन्सेप्ट अभी हाल फिलहाल कुछ सालों से ही मार्केट में आया है, और उसके ऊपर मनीष जी ने बहुत काम किया है, और वही आज हमारे इस पॉडकास्ट के मेहमान हैं।
तो मनीष जी, पहली बात तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ नमस्कार। सोलर इज में पैशन की टीम से और हमारे दर्शकों की तरफ से कि भाई आपने हमारे लिए टाइम निकाला और इस नए कॉन्सेप्ट के ऊपर और इन्फॉर्मेशन देने के लिए राजी हुए। वेलकम टू सोलर इज में पैशन सर। बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। जी, तो मनीष जी, शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने आपका प्रोफाइल देखा था कि भाई आप बैंकर भी रह चुके हैं, आप आईटी में सेक्टर में भी काम कर चुके हैं, तो हाउ कम ये खेती किसानी एंड फोटोवोल्टिक आपको नज़र में आया सर? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अजीत जी, आपके इस प्लेटफॉर्म पे इस महत्वपूर्ण टॉपिक को लाने के लिए। और सोलर इज़ माय पैशन, मैं आपसे बोलूँ, मैं खुद इसको लंबे समय से फॉलो करता हूँ। जिस प्रकार की नई चीज़ें सोलर के क्षेत्र में जो आप लोग बताते हैं और आम आदमी की भाषा में, सरल भाषा में इसको समझाते हैं, ये सराहनीय काम है। मैं देखिए ज़मीन से जुड़ा व्यक्ति हूँ। एक छोटे से गाँव खरगापुर, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से आता हूँ। और जब पढ़ाई के लिए बाहर निकला, तभी से गाँव की जो समस्याएँ हैं और विशेष तौर पर जो खेती और ऊर्जा से जुड़ी जो समस्याएँ हैं, उनके हल को अपने दिमाग में लेकर ही निकला था। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि आपका जो व्यवसाय है या आपका करियर है, वो आपके पैशन से अलग हो जाता है। जी। जीवन की आपाधापी में आप वो करते हैं। तो मैं 7-8 साल मैंने सॉफ्टवेयर में काम किया। हैदराबाद रहा हूँ, बैंगलोर आईबीएम में काम किया। उसके बाद अच्छे अवसर मिलने पे विदेश चला गया। कुछ साल सिंगापुर और दुबई में बिताए। बैंकर रहा हूँ लंबे वही समय मैं तक। बोला कि आप आईटी सेक्टर में भी काम कर चुके हैं, जी, आप जी, जी। बैंकर भी रह चुके हैं। जी, तो ये एक अच्छे अवसर और अ, अच्छे करियर की तलाश में जो भी व्यक्ति कर सकता था वो किया। लेकिन मन में कहीं न कहीं एक वह भाव था कि अ, जब आप सक्षम हों तो वापस से अपने गाँव के लिए कुछ करें। और वर्ष 2012 में हुँ, मैं अपना ठीक-ठाक जो करियर था दुबई में छोड़ के और वापस आया। हुँ, तो कई लोगों ने मज़ाक भी उड़ाया, हँसी भी उड़ाई, पीठ पीछे और सामने भी। और चूँकि उस समय मेरे हाथ में कोई नौकरी थी नहीं, तो किसी को भरोसा नहीं हुआ कि ये खेती करने के लिए कैसे आए हैं। लेकिन ये मैं आपको बताऊँ, कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होती है। मैं जब सॉफ्टवेयर में गया तब से मुझे सोलर के प्रति लगाव था। और जब एक छोटी-सी सोलर लैंटर्न मैं अपने खेत पर लेके गया, 2008 में मैंने इसकी शुरुआत की और नौकरी के साथ-साथ ही चीज़ों को करता गया। फिर विदेश गया, वहाँ पे भी हर महीने 2 महीने में भारत आता था और अपने खेत पे जो भी नवाचार हो सकते हैं। और सोलर की अच्छी बात ये है कि ये डेमोक्रेटिक है, डिसेंट्रलाइज़्ड है और मॉड्यूलर है। आपको 1 वॉट से लेके और मेगावाट तक या मेगावाट तक की चीज़ें, गीगावाट तक भी जो आप कर। आपकी जो क्षमता है। हाँ, तो उससे मैंने अपने खेत पे प्रयोग करना शुरू किए। कुछ सोलर लैंटर्न से चीज़ें की, फिर उसके बाद छोटे पैनल लगाए, उससे वहाँ पे जो और लाइट और छोटी मशीनरी की, फिर सोलर पंप लगाया। उन जो छोटी-छोटी समस्याएँ थी उनको हल करना शुरू किया। और 2012 में जब मैं पूरी तैयारी के साथ आया, तो खेती में जो हमें सबसे बड़ा जो जो समस्या दिखी, जो आमतौर पे लोग किसान समझता है, हुँ, जैसे खेती के लिए बीज महत्वपूर्ण है, हुँ, खाद महत्वपूर्ण है, पानी महत्वपूर्ण है, ऊर्जा भी एक उसका इनपुट है। हुँ, जो हमने, हमारे सिस्टम ने बैल के रूप में जो किसान के पास सदियों से थी, उसको हमने अलग कर दिया। और वो सारा काम, ज़्यादातर काम, वो ट्रैक्टर से होता है। हुँ, केवल एक पंपिंग का काम है जो हम बिजली के माध्यम से करते हैं। और ट्रैक्टर हमें, आपको सबको पता है, ना हर व्यक्ति अफ़ोर्ड कर सकता है और ना ये डीज़ल और उसके कारण ये महँगा और वो भी है। हुँ, लोग पंपिंग भी ट्रैक्टर से करते हैं, जुताई, हर चीज़ आपकी हुँ, ट्रैक्टर से होती है। तो जब ये प्रधानमंत्री कुसुम योजना 2019 में आई, मैंने एक एक आपको बताऊँ, 2012 में एक छोटा-सा स्टार्टअप शुरू किया था सोलर में। हुँ, और ये वो समय था 2010-2011 का, जब जब भारत की लगभग आप बड़ी कंपनियाँ जो भी देखेंगे लगभग उसी समय शुरू हुई थी। बराबर। अ, पर मेरा जो उद्देश्य था वो था कि सोलर हमें गाँव के लिए ही करना है।
और शायद वो समय से पहले की बात थी। 2012 में 6 महीने के अंदर ही मुझे एक बड़ा वित्तीय नुकसान, फाइनेंशियल लॉस के साथ उसको बंद करना पड़ा, क्योंकि मैं गाँव के बाहर नहीं जाना चाहता था। शहर की समस्याएँ मुझे पता है वहाँ सुलझाने के लिए बहुत से लोग हैं। उसी समय कुछ ईश्वरीय उससे मुझे शासकीय नौकरी करने का अवसर प्राप्त हुआ और करीब 11 साल मैंने मध्य प्रदेश शासन के ई गवर्नेंस विभाग में काम किया। लेकिन जो एक ये अवसर भी था मेरे लिए, क्योंकि मैं अपने गृह जिले में पदस्थ था और उसी के साथ मैं अपने खेती में नवाचार करता रहा। और 2019 में जब ये प्रधानमंत्री कुसुम योजना आई, तो फिर मैंने इसको एक व्यवसाय की तरह देखना शुरू किया और सबसे पहला जो पीएम कुसुम का प्लांट है मध्य प्रदेश का, वो हमने अपने खेत पर लगाया, 2 मेगावाट का प्लांट। और इसके पीछे भी एक छोटा-सा एग्रीवोल्टाइक के पीछे, चूँकि खेती के लिए ऊर्जा का उपयोग करना था, परंतु जब प्लांट लगाने के लिए गया तो मेरे परिवार वालों ने बोला कि आप जो भी पागलपन था आप कर रहे हो पिछले 8-10 साल से, कम से कम मेरी ज़मीन खराब ना करो। और उससे एक प्रेरणा आई, और कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है। बराबर। तो फिर मैंने बाहर के देशों में भी देखना शुरू किया और इस तरीके से सिस्टम डिज़ाइन किया कि जो हमारी फसलें हो रही थीं, जो हमारी मशीनें चल रही थीं, जो हमारे ट्रैक्टर चल रहे थे, वो होते रहें और उसके बाद हम सोलर को कैसे ले सकते हैं। उससे हमने 2-3 अलग-अलग प्रकार के सिस्टम बनाए, सेटअप लगाए और अलग-अलग प्रकार की फसलों को लेना शुरू किया। कुछ उसमें हम सफलताएँ मिली, कुछ उसमें परेशानियाँ हुई। तो इस तरीके से ये जी, तो मतलब कि इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ आपका आईटी का भी पूरा बैकग्राउंड है, फिर आपका बैंकिंग का भी एक्सपीरियंस आया है इसमें काम आपको, और अब ये मेगावाट्स की बात हो रही है, कुसुम की बात हो रही है। इट्स ए कॉम्बिनेशन फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बता दूँ, एग्रीवोल्टिक्स इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड फोटोवोल्टिक सिस्टम्स। अब इसका कैसे बहुत तरीके से या बहुत सुंदर तरीके से इस्तेमाल होता है, वही हम सर से जानने की कोशिश कर रहे हैं। सर, यहाँ पे हमने देखा कि भाई कुसुम, दैट इज़ अपना किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान अभियान एवं महाअभियान, उसके कंपोनेंट सी में एलोकेशन कुछ फिगर्स मैंने निकाल के रखे थे। इट इज़ ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। अच्छा हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता दूँ कि भाई आप में से कई लोगों ने क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई ये पीएम कुसुम योजना के ऊपर कहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो मैं आपको बता दूँ कि भाई इट्स ऑफिशियल वेबसाइट इज़ pmkusum.mnre.gov.in। यहाँ पे जितने भी पीएम कुसुम के टेंडर्स निकलते हैं, जितने भी पीएम कुसुम से अपडेट्स निकलते हैं किसी भी स्टेट के, वो आपको pmkusum.mnre.gov.in यहाँ पे मिल जाएंगे। और वहीं पे एक फिगर मैंने देखी सर, कंपोनेंट सी में, दैट इज फीडर लेवल सोलराइजेशन के ऊपर है, 35,61,835 मेगावाट्स का एलोकेशन है, जिसके एवरेज में 7,27,906 मेगावाट्स, यानी कि ऑलमोस्ट 20.4% टारगेट अचीव हो चुका है और अभी भी 80% अचीव होना बाकी है। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई इसके लिए ज़मीन चाहिए, ज़मीन ऐसी जहाँ पे पहली बात तो कि भाई वहाँ पे खेती ना होती हो, या नॉन फर्टाइल लैंड हो, या बैरन लैंड हो, परती लैंड हो, जो भी हम बोलते हैं। और वहाँ पे एक और चीज़ होना चाहिए, दैट इज़ एक फीडर या एक सबस्टेशन होना चाहिए, जिससे कि आपका इवैक्यूएशन हो सके। हाल ही में हमने एमपी में देखा कि भाई 14,000 मेगावाट का टेंडर निकला। अब उसका अगर छोटा सा गणित किया जाए, 1 मेगावाट इक्वल्स टू 2.5 एकर्स, तो 14,000 मेगावाट्स मल्टीप्लाइड बाय 2.5, ये तो कुछ ज़्यादा ही बहुत बड़े स्तर पे हमें लैंड चाहिए होगा। अब ये लैंड कहाँ से आएगा सर? ये बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा। हमें पहले तो मैं आपको एक ये जो काम हो रहा है इसकी थोड़ी सी परिभाषा बता दूं। एग्रीवोल्टाइक की अभी ऑफिशियल कोई डेफिनेशन नहीं है। एग्री फोटोवोल्टाइक भी बोलते हैं, एग्री पीवी भी बोलते हैं, एग्रीवोल्टाइक भी बोलते हैं। एमएनआरई ने अभी हाल ही में बहुत सारी संस्थाएं, टेरी, एनएसईएफआई, खरे एनर्जी और भी लोग काम, जीआईजेड, ये लोग काम कर रहे हैं और इसकी एक ऑफिशियल डेफिनेशन शायद अगले साल ड्राफ्ट उसका रेडी है, मार्च अप्रैल कुसुम 2 में आ रहा है सर। कुसुम 2 में आ रहा है। ये खेती के साथ सौर ऊर्जा का उत्पादन है जो इसका मूल अवधारणा है। और आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है और यही समस्या कुसुम के
आगे बढ़ने में आ रही है। क्या है कि मेरे दिमाग में ऐसा हो रहा है सर कि आज की डेट में मैं जितने भी फोटोग्राफ्स देखता हूँ वो सब बहुत अच्छे फर्टाइल लैंड या बहुत अच्छी खेती वाली है। मैंने बोला यार ऐसा ना हो जाए कि यार कहीं हम बिजली पैदा करें और हम गेहूं मैं इंपोर्ट कराएं। आपको कुछ फिगर्स देना चाहता हूं आपके दर्शकों को। भारत का जो जो लक्ष्य है कुसुम अपना सोलर एनर्जी का, जो अनऑफिशियल फिगर्स हैं, लगभग 1700 गीगावाट 2050 तक हमें करना है। बराबर। इस 1700 गीगावाट के लिए अगर हम जमीन देखें तो हमें लगभग 68 लाख एकड़ जमीन चाहिए। 68 लाख एकड़। एकड़ अब उसमें सर एक एक दो तीन चीजें निकाल देते हैं। पंजाब हरियाणा को आप छेड़ नहीं सकते, वो राइस बेल्ट है। गैंजेटिक बेल्ट को आप छेड़ नहीं सकते क्योंकि वहाँ सब आलू आलू है। बचा कहाँ है? राजस्थान है, गुजरात के थोड़ा सा पट्टा, महाराष्ट्र का, एमपी का, और बाकी सब तो नीचे जाएंगे तो सब नारियल और कोस्टल लाइंस आ जाता है। तो हमारे पास नहीं, जमीन किधर है? आप बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यही जो सोच है, यही जो जो समस्या है जब हमने फेस की। और अगर हम एक मैं आपको, अगर हम भारत को कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक सीधी ऐसी हम लाइन खींचे तो अभी तक का जितना भी हमारा 116 गीगावाट हुआ है, जिसमें 90 गीगावाट हमारा ग्राउंड माउंटेड है, इस लाइन की बाईं तरफ पश्चिम की तरफ है ज्यादातर जो इंस्टॉलेशन है। ऑफ कोर्स। अगर हमें ये अपना टारगेट अचीव करना है और जिस तरीके से ऊर्जा की डिमांड दिन पे दिन आ रही है और सोलर सबसे सरल, सुगम, डिसेंट्रलाइज्ड वे है, तो हमें अब इस लाइन की पूर्व की तरफ, दाएं तरफ जाना पड़ेगा। और ये पूरे उपजाऊ बेल्ट है। भारत 17% आबादी है दुनिया की और हम सेल्फ सस्टेनिंग है। हम इससे समझौता नहीं कर सकते। तो हमें वो एग्रीवोल्टाइक, एग्री फोटोवोल्टाइक, हम इसको जो भी लें, इसको हमें अपनाना पड़ेगा। और इन जमीनों को हमें, देखिए, अगर हम 50 साल 60 साल पहले जाएं या इसके पहले जाएं 100 साल पहले, तो जो मकान है वो एक आध मंजिल हुआ करते थे। लेकिन जब समस्याएं आई कि उसी निश्चित जगह में आपको और आबादी को बढ़ाना है तो आप वर्टिकल, हम इसको वर्टिकल ही सोच सकते हैं। जहाँ पे एक और चीज है जो खेती के वैज्ञानिक जानते हैं, हम भी इसको सामान्य से समझ सकते हैं कि हमें पानी की जरूरत है, फसल को भी पानी की, धूप की जरूरत है। लेकिन अगर 10 घंटे धूप है तो उसे 10 घंटे की जरूरत नहीं है। हर फसल का अपना एक C3 C4 इनकी क्लास होती है और हर फसल को एक निश्चित घंटे के लिए सौर ऊर्जा की जरूरत रहती है। उसके बाद वो अपने आप जो इसकी इंटरनल शटर है वो बंद हो जाती है। फिर आप उसको कितनी भी सौर ऊर्जा दें, ऐसा नहीं है कि उसका उत्पादन एक दिन में 4 गुना हो जाएगा। तो उस समय को हमें पहचानना है और उस अतिरिक्त ऊर्जा को हमें अपने सोलर में लेना है। तो उसी ऊर्जा का हम जो, जैसे हम बांध कैसे बनाते हैं, बांध भी हम वही कर रहे हैं कि एक पानी सिंचाई के लिए भी यूज हो रहा है और उसी की हम बिजली भी निकाल रहे हैं। तो वही चीज हमें सौर ऊर्जा से करनी है, जिसमें हम एक ही जमीन पे हम उस ऊर्जा का 2 बार उत्पादन कर सकें, एक बार बिजली बनाने के लिए और एक बार फसल उगाने के लिए। तो वो स्टेटमेंट एकदम फिट बैठता है सर, अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाना है। चलिए ठीक है सर। तो सर जैसा कि हम आज की डेट में देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे अलग अलग टेक्नोलॉजीज भी आ रही हैं और उसी तरह आप जैसा खेती किसानी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे अलग अलग फसलें भी हैं। तो इसका कैसे कॉम्बिनेशन या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपने जो किया है ज़रा वो बताएंगे? क्योंकि क्या होता है कि भाई फसल कोई भी हो, है, वो मिनिमम 90 डेज ले रही है, 90 to 100 डेज तो लेती ही है, और फिर उसका एंड रिजल्ट निकलने में थोड़ा सा टाइम निकल जाए। तो आपने कुछ ऐसा इसमें कुछ किया है सर? जी, ये एक अवधारणा है कि फसल को हम केवल पूरे खुले में ही उगा सकते हैं। जब पॉली हाउसेस पहले आए, शायद लोगों के दिमाग में वो चीजें नहीं थी। जब ड्रिप पहली बार लगा तो आज भी गांव के किसान बोलते हैं भाई इतने से पानी में क्या होता है, उसको तो पूरा पानी चाहिए। जबकि पूरी दुनिया ड्रिप इरिगेशन से 1/4 और उससे भी कम पानी में काम कर रही है। तो हमने पिछले 3 वर्षों में करीब 14 प्रकार की सब्जियों पे, और जो कई लोगों ने जो हमसे बोला, जो हमारी जो मेन जो 2 है, व्हीट एंड राइस, गेहूं और चावल। तो चूंकि हमारा जो क्षेत्र है वो गेहूं बाहुल्य है, तो हमने गेहूं पे प्रयोग किए और पिछले 3 वर्षों में हमने 3 प्रकार के स्ट्रक्चर डिजाइन उस पर ट्राई किए। पहली बार
जब 2022 में हमारा रिजल्ट आया तो गेहूं का उत्पादन लगभग 70% के आसपास गिर गया था। हमें फिर 1 वर्ष इंतजार करना पड़ा, क्योंकि वो जब अपनी साइकिल आएगी उसकी तभी गेहूं होगा। फिर हमने कुछ डिजाइन में चेंज किया, बराबर। जो किसान का एक अनुभव होता है, उस डिजाइन में चेंज करने के बाद हमें लगभग 80 से 85% तक अगले वर्ष उत्पादन मिला। हमें उससे खुशी हुई और फिर हमने तीसरी डिजाइन बनाई और तीसरे वर्ष, इस वर्ष जो 2024-25 की जो रबी की फसल कटी थी, इसमें हमने गेहूं का 100% उत्पादन लिया है ओपन फील्ड के कंपैरिजन में। और ये इसको कई वैज्ञानिक भी उस साइट को विजिट कर चुके हैं और उसको उन्होंने अपने पेपर्स वगैरह में भी डाला है। और इसको अभी हमारा एक तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय से अनुबंध हुआ है, जिसमें हम इसकी गुणवत्ता, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि देखने में ठीक है गेहूं और न्यूट्रिएंट्स में कम हो गया, कुछ रेस का कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है, तो इसमें अभी रिसर्च की आवश्यकता है। और चूंकि जैसे आपने बताया कि हर फसल को 90 दिन चाहिए, 90-100 दिन, और फिर अगला जब उसका समय आएगा तो 1 साल और अगले वर्ष तक आपको उस मौसम का इंतजार करना पड़ेगा। तो 3 से 5 साल हम एक मान लें कि अगले 3 से 5 साल में हमारे पास बहुत ही अच्छे आंकड़े लगभग हर फसल के बारे में हो जाएंगे। हम अपने स्तर पे भी, जैसे अभी हम करीब 14 सब्जियों पे इसको कर चुके हैं, गेहूं में कर चुके हैं, अभी हम यही महाराष्ट्र बॉर्डर पे किसान के साथ केले की फसल और मक्के की फसल में कर रहे हैं। तो इस पर अगले 5 साल में जो हमारा विजन है, हम लगभग 500 मेगावाट करीब ऐसे 200 प्लांट हम पूरे भारत में खड़े करेंगे। जो क्योंकि अच्छी बात भारत के साथ ये है कि हम लगभग हर प्रकार का जो कृषि का एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो हमारे यहाँ है। राजस्थान भी है और मेघालय भी है, कश्मीर भी है और कोस्टल आंध्रा भी है जी। तो इन सभी पे हम प्रयोग करके और अगले 4 से 5 साल में इसको एक फुल प्रूफ डिजाइन बना सकते हैं जी। अच्छा सर, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि भाई ये जो प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हो, या अभी अगर हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज की बात करें, हैं, तो आर दे फेवरेबल है, या आप अपनी तरफ से कुछ और चाहते हो कि भाई ये वाला अगर पॉइंट आ जाए तो और अच्छा हो जाए? एनीथिंग ये बहुत अच्छा प्रश्न है। आपने ही फिगर दिए हैं कि कुसुम योजना जो किसानों के लिए सरकार ने बनाई है, कुसुम सी में लगभग 25% 24% ही उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। कुसुम ए की स्थिति और ज्यादा खराब है, वो तो 8-9% 8-9% ही। इसका बहुत बड़ा कारण है कि किसानों ने अनुबंध तो सरकार से कर लिए, ये कोई नई योजना है, हमें इसका लाभ मिलेगा, लेकिन जैसे ही वो लगाने के लिए गए, उन्होंने देखा कि इससे तो हमारी जमीन 25 साल के लिए खराब हो जाएगी, तो वो रुके हुए हैं। उनको समझ नहीं आ रहा इसको आगे कैसे बढ़े। जैसे उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले, अभी 2000 मेगावाट का इन्होंने कुसुम सी में टेंडर किया था। मध्य प्रदेश ही एक बहुत बड़ा उदाहरण है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे बहुत ही कम है। और खासतौर से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जहाँ पे उपजाऊ जमीनें हैं, वहां पे किसान अपनी जमीन के साथ समझौता नहीं करना चाहता। तो अगर शासन स्तर पे 2 चीजें, पहले तो इसको रिकॉग्नाइज करें, जिससे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक बोलते हैं कि हमें पता है इससे फायदा होता है, लेकिन हम आपको फाइनेंस नहीं कर सकते। तो जो 10 से 15% अतिरिक्त खर्चा जो आप सामान्य प्लांट को एग्रीवोल्टेक बनाने में करते हैं, उसके लिए वो जो पूरा खर्चा है, उसका बैंक से 70-30 वाला रेशो नहीं रहता, वो पूरा आपकी जेब पे आता है। तो जो एक किसान नहीं कर पाता है, बराबर, तो उससे बैंकिंग के थ्रू उसको फायदा होगा। दूसरा, कुछ चैलेंजेस हमारे ग्राउंड लेवल पे भी है। तो शासन को, जैसे खेती, जो नीचे खेती हो रही है, वो जमीन खेती में आएगी या व्यवसायिक में आएगी, जो उसकी आय है वो खेती में आएगी, व्यवसायिक में आएगी। कल फसल खराब होती है तो फसल बीमा कंपनी बीमा देगी नहीं देगी। कल सोलर पैनल में कोई दिक्कत आती है तो सोलर बीमा कंपनी बीमा देगी या नहीं देगी, क्योंकि आप उसके नीचे ट्रैक्टर चलाने के लिए उन्होंने नहीं दिया था। तो ये जो कुछ पॉलिसी रिलेटेड चैलेंजेस हैं, ये शासन को देखना चाहिए, और मुझे लगता है कि इससे कुसुम ए और सी को पंख लग जाएंगे। जी, ये तो एकदम सही चीज आपने बताई सर। क्या है कि भाई पॉलिसीज हैं, लेकिन देयर इज नो सिंकिंग बिटवीन देम, हाँ, तो वो बस वो निकालना है। अच्छा सर, अभी तक आपसे बात करके इतना तो पता चला है कि भाई देयर इज ए स्कोप, बट कुछ हैं जो पॉइंट्स उसके ऊपर काम होना बाकी है, और अगले कुछ सालों में इसके ऊपर काम होगा भी। तो आपको इस में स्कोप कैसा लगता है सर? क्योंकि अगले आने वाले सालों में हमको भी मालूम है वी हैव टू अचीव दिस टारगेट, हाँ, सरकार उसके ऊपर पूरा काम कर रही है। तो ये इस कॉन्सेप्ट का स्कोप आपके हिसाब से कितना है सर? देखिए,
एग्रीवोल्टेक के केस में मैं अंग्रेजी में बोलूंगा, इट्स नॉट वेदर, इट इज व्हेन। ये नहीं है कि ये होगा या नहीं होगा, इसका तो ये है कि ये कब होगा, बस उसका हमें इंतजार करना है। फ्रांस ऑलरेडी इसकी पॉलिसीज ला चुका है, जर्मनी ऑलरेडी इसकी पॉलिसीज ला चुका है, इटली ऑलरेडी इसकी पॉलिसीज ला चुका है, यूएस पॉलिसीज ला रहे हैं। विकसित देश जिनके यहाँ खाद्य और ऊर्जा का इतनी बड़ी समस्या नहीं है, वो ऑलरेडी इसकी पॉलिसीज पे काम कर रहे हैं, क्योंकि ये समस्या जो जिसे फूड एनर्जी वाटर नेक्सस बोलते हैं, ये हर देश की है। और क्लाइमेट चेंज के साथ जिस तरीके से आज फसलों पे क्लाइमेट चेंज का जो है वो प्रभाव हो रहा है, हमें किसान को एक दोहरी या दूसरी या तीसरी इनकम देनी पड़ेगी। जैसे हम इसको बोलते हैं कि सोलर एज अ थर्ड क्रॉप। सामान्य तौर पे किसान 2 फसलें निकालता है और तीसरी फसल उसको सौर ऊर्जा की आय के तौर पे होगी। तो ये होना है और हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, यही एक रास्ता है जिसके माध्यम से हम सौर ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। और मैं एक छोटा सा उदाहरण, जैसे कार आई, जब कार आई तब हमारा उद्देश्य उस ऑटोमोबाइल को मूवमेंट को बढ़ाना था। बाद में फिर जो समस्या आई पॉल्यूशन की, तो फिर हम उसके स्टैंडर्ड्स लाए, भारत 4, भारत 4, भारत 6 लाई। तो ऐसे ही सोलर आया, बहुत अच्छा है, लेकिन अब उसको हमें सस्टेनेबल बनाने के लिए उसको एग्रीवोल्टेक मैनर। और जबकि मैं आपको बताऊं, कुसुम का एक अगर आप बारीकी से आप उसको पढ़ेंगे तो कुसुम में बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है, आप इसको बंजर अनुपजाऊ जमीन पे लगा सकते हैं, आप इसको खेती की जमीन पर भी लगा सकते हैं इफ इट इज इंप्लीमेंटेड इन स्टिल्टेड मैनर। ये पहले दिन से कुसुम में है, लेकिन ये स्टिल्टेड मैनर की, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे नीति निर्धारकों को भी पता था कि ये समस्या आएगी। अब उसका समय आ गया है कि उस स्टिल्टेड मैनर को प्रॉपर्ली डिफाइन किया जाए और उस पर काम किया जाए। वो क्या होता है ना सर कि भाई ब्लैक एंड व्हाइट में तो सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वो ब्लैक एंड व्हाइट में वो जो एस्टेरिस्क में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ना और समझना, मैं अपने तरीके से समझूंगा एंड आप अपनी तरीके से समझेंगे, तो वैसा ही कुछ हो रहा है। जी जी। हमारे एक सीनियर हैं तो उन्होंने भी यही बोला था मुझे कि हाउ यू इंटरप्रेट इज योर चॉइस। अच्छा सर, जैसा कि हमें मालूम है कि भाई अगर हम एग्रीवोल्टिक्स में जाते हैं, और जैसा आपने भी बताया कि भाई यहाँ पे ऑलमोस्ट 15 से 20% कॉस्ट में फ़र्क आता है, ठीक है, और वो जो कैलकुलेशन है 70-30% वाला है, तो वो बैंकर्स जो है 70% तक वो देने को राजी हैं। बट यहाँ पे एक और चीज़ आपने बोला है कि भाई किसान का ये थर्ड इनकम है, हाँ, तो ये जो डायनेमिक्स है इसके हिसाब से एग्रीवोल्टिक्स में अगर कोई जाता है तो उसका पेबैक कितने दिन के अंदर होता है सर, पूरे सिस्टम का, क्योंकि वहाँ बिजली भी बन रही है और नीचे वो फसल भी कर रहा है। ये मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जी, जो, क्योंकि वो जिसे कहते हैं कि पैसे का काम पैसा ही करता है। जो आप 15-20% एक्स्ट्रा इसमें लगाते हैं, अगर हम खेती की आय अकेले से देखें, देखिए इसमें किसान को 3 बड़े जो सीधे सीधे अभी के बेनिफिट हैं वो मिलते हैं। एक, आपकी अतिरिक्त आय, क्योंकि आपको जो आपने पहले लगाया है वो तो सोलर से उसका सीधा सीधा आरओआई बन रहा है। जो आप 15 से 20% जो आप अतिरिक्त लगा रहे हैं, इसके लिए आपकी जो खेती से आय है वो आपको 6 से 7 साल में पेबैक पीरियड में आपको दे देती है। अगर आप सामान्य फसलों पर भी जाते हैं तो, अगर आप हाई वैल्यू फसलों पर जाते हैं तो अलग ही बात है। ये एक सामान्य कैलकुलेशन है। दूसरा, जो चीजें आप जब आप करेंगे तो इसमें आपका जो प्लांट का मेंटेनेंस है वो कम हो जाता है, क्योंकि अब आप उसी व्यक्ति को, जैसे आपने जमीन को दोहरे उस पर लगा दिया, ऐसे ही आपने व्यक्ति को भी दोहरे काम पे लगा दिया। सामान्य तौर पे अगर आप सोलर प्लांट में देखें तो 5 से 6 लाख रुपए साल का आप केवल सिक्योरिटी गार्ड, क्लीनिंग और उन सब के लिए देते हैं। वही व्यक्ति जो आपके यहाँ रात में चौकीदार है या दिन में चौकीदार है या ऑपरेटर है, इन्हीं, अगर आप हमारे और जो अभी तक के प्लांट्स उन पे आके देखेंगे तो वही व्यक्ति दोहरा काम कर रहा है, उसको भी रोजगार है,
जो सामान्य तौर पे मजदूर को खेती में 7 महीने 8 महीने रोजगार रहता था, अब उसको सोलर के कारण 12 महीने रोजगार है। उसको वहाँ पक्का रहने का मकान है और वही व्यक्ति हमारा खेती पे भी काम कर रहा है और पैनल क्लीनिंग का भी काम कर रहा है और अप स्किल होके वो मेंटेनेंस भी कर रहा है। तो जो ओवरऑल हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट है और खेती और दोनों का जो इनपुट है वो कम हो जाता है। तीसरा बड़ा बेनिफिट ये है कि जो आपकी, चूँकि अब पैनल लगभग सभी बाइफेशियल आते हैं, तो सामान्य तौर पे आप उसको एक हाइट पे लगा के बाइफेशियलिटी गेन करते हैं। हमने ये अपने जो प्लांट, हमने जो अभी भारत का सबसे बड़ा प्लांट सागर में हमने लगाया है, हमने पूरे में उसमें नीचे मल्चिंग करके खेती की है, ड्रिप इरिगेशन करके। तो जो मल्च का रिफ्लेक्शन है, हमारा जो 20% डीसी ओवरलोडिंग पे जो प्रोडक्शन सामान ग्राउंड माउंटेड में आता है, इसमें हमारा 10% ओवरलोडिंग पे वही प्रोडक्शन आ रहा है। जो जो आपकी एल्बिडो इफेक्ट से जो लाइट आती है, तो पैनल आपके 10-12 फीट ऊपर रहते हैं और यहाँ से जो रिफ्लेक्टिव लाइट आपको मिलती है, तो वो एक बेनिफिट आपको मिलता है एडिशनल। तीसरा बेनिफिट, इसी के साथ ही हम इसको जोड़ें, जो नीचे के एग्रो क्लाइमेटिक माइक्रो क्लाइमेट से जो जो ठंडक पैदा होती है, उससे आपके पैनल की लाइफ और एफिशिएंसी बढ़ती है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, अभी हमने केवल वो खेती देखी है जहां पे हमें राशन की तरह बिजली मिलती है 6 घंटे 7 घंटे। अब हम उस खेती की बात कर रहे हैं जो एक फैक्ट्री है, जहां पे पूरी फेंसिंग है, आपने अगर लॉक कर दिया तो एक बिल्ली भी अंदर नहीं घुस सकती, जहां पे आपके पास रहने को पक्का मकान है, जहां पे 24 घंटे लाइट है, जहां पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। अगर आपको ड्रिप लगाना है, कोई हाईटेक इक्विपमेंट्स लगाना है, आपको चिलर लगाना है, आपको प्रोसेसिंग यूनिट लगानी है, ये सारी चीजें आप उस साइट पे कर सकते हैं और आपकी जो जो पेबैक पीरियड जो 15 से 20% का मैंने 6 साल बताया है, उसको आप घटा के 3 साल, साढ़े 3 साल भी ला सकते तो इट्स अ विन विन सिचुएशन है। हैं। वेरी गुड सर। अच्छा सर, अब यहाँ पे एक बीच में आपने पॉइंट बताया था, अभी तक कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है। अभी जैसे मैं आज की डेट में हम देखते हैं इतने सारे सिस्टम्स लगे हैं और कई लोग बोलते हैं कि भाई उसके नीचे हमने आलू लगा दिया या उसके नीचे हमने लेमन ग्रास लगा दिया, दैट आल्सो क्वालिफाइज फॉर, या हमने वाटरमेलन लगा लिया तो दैट आल्सो क्वालिफाइज फॉर एग्रीवोल्टिक्स। ये इस पे शासन का भी ध्यान है और एमएनआरई ने नाइस, जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी है, और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट आईआरएआई, इनके जीआईजेड के सहयोग से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सीओई नाइस में ओपन किया है, जहाँ पे हमारे जो बीआईएस वाले अधिकारी कर्मचारी हैं और आईआरएआई वाले लोग हैं और सोलर वाले लोग हैं, ये मिलके एक स्टैंडर्ड सोलर की डेफिनेशन और उसके साथ एक, जैसे अन्य देशों में भी जो बनी है डेफिनेशन, कि मिनिमम आपका इतना एरिया, इसमें भी चूंकि हमें बहुत बहुत स्ट्रिक्ट होने की जरूरत नहीं है कि भारत जैसे देश में आप जो स्ट्रक्चर या जो डिजाइन गन्ने पे करोगे वो आप गेहूं पे लागू नहीं कर सकते, जो गेहूं पे लागू करोगे भी आप चावल पे लागू नहीं कर सकते। फिर भी एक जो फ्रेमवर्क होता है वो बहुत जल्दी शासन की तरफ से आने वाला है, जिसमें कौन सी चीज एग्रीवोल्टेक के लिए क्वालिफाई होगी, कि आप इतना आपको खेती वाला हिस्सा छोड़ना है, मिनिमम इतना आपका जनरेशन कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए, मिनिमम ये हाइट होना चाहिए, तो ये स्टैंडर्ड बहुत जल्दी आने वाले हैं। उसके बाद हम एक इसमें तेजी देख सकते हैं। अच्छा सर, एक हमारा क्वेश्चन कि आपको हमारा चैनल कैसे लगता है सर, और हैव यू सब्सक्राइब्ड इट? देखिए, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आज हम आपके चैनल पे हैं और आपका चैनल वो काम कर रहा है जो शायद हमारी अ, संस्थाओं को करना चाहिए। एक ये किसी आम आदमी के लिए, हमारे ज़्यादातर हिंदी भाषी लोग हैं और सोलर को हम बोले तो एक रॉकेट साइंस समझा जाता है। शासन की तरफ से अभी इसमें बहुत ज़्यादा शिक्षा या तकनीकी ट्रेनिंग वगैरह का कोई प्रावधान नहीं है और जो लिटरेचर भी है वो ज़्यादातर विदेशों से या दूसरे देशों से है, अंग्रेजी में है या अन्य भाषाओं में है। तो हिंदी भाषी, हिंदी के इतने बड़े बेल्ट के लोगों को समझने के लिए मुझे लगता है कि आपका चैनल अ, अभी तक का सर्वश्रेष्ठ चैनल है और जो आप काम कर रहे हैं वो सराहनीय है। और मैं आपको बता दूँ, मैं आपके चैनल को कई वर्षों से सब्सक्राइब करता किए हुए हूँ और बल्कि मेरी टीम को जब भी कोई इंडक्शन होता है तो मैं सबसे पहले उनको 2 दिन का टास्क देता हूँ कि पहले इस चैनल के आप सारे वीडियोज़ देख लें। तो आपको जो
जो ज़मीनी हकीकत है और सबसे बड़ी बात है आप उसकी मातृभाषा में या उस सरल भाषा में उसको समझा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा आपका प्रयास है और सराहनीय प्रयास है। थैंक यू सर। एंड फ्रेंड्स, मैं आप सबसे भी यही गुजारिश करूंगा कि भाई, या रिक्वेस्ट भी करूंगा कि भाई आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्या है कि भाई हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सोलर से ही रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लाते हैं, पॉलिसी के ऊपर, प्रोसीजर्स के ऊपर, गाइडलाइंस के ऊपर, और इंडस्ट्री में क्या नया हो रहा है, ये सब हम अपने इस प्लेटफॉर्म पे लाते हैं। तो आपको बस करना क्या है, वहाँ पे एक नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, आपको बस वो दबा देना है, आपको हमारे अपडेट्स आते रहेंगे। सर, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये जो हम एग्रीवोल्टिक्स की बात कर रहे हैं, हाँ, इसमें और फोटोवोल्टिक सिस्टम जो हम मेगावाट की बात करते हैं, इसमें एक बेसिक डिफरेंस क्या है सर? है मतलब ये एक थिन लाइन अगर करें तो इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? देखिए, दोनों के बीच में जो सबसे बड़ा अंतर है, उसमें प्रधानता है। आप किसको ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं। सामान्य जो सोलर सिस्टम होता है, उसमें आप सोलर को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। एग्रीवोल्टाइक में आप खेती को, फसल को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। आप सिस्टम इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि क्योंकि आप सिस्टम चेंज कर सकते हैं, डिज़ाइन बदल सकते हैं। आप उस जगह का जो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है, वहाँ की जो फसल है, उसको आप नहीं बदल सकते। आप सोचें कि हम कश्मीर में जाके या राजस्थान में जाके हम सेब उगा लें और स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो वो बहुत उल्टा और महँगा पड़ेगा। तो जो जो सामान्य तौर पे जो अंतर होता है, वो सिस्टम इसमें इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, उसकी हाइट, उसका रो स्पेसिंग, कि वहाँ पे जो फसलें, जो सब्जियाँ हो रही हैं, उनको प्रधानता मिले और जो सौर ऊर्जा उत्पादन है, उसको हम सेकेंडरी रखें। यही जी, मुख्य अंतर है। जी। अच्छा सर, अब अगर किसी को एग्रीवोल्टिक्स में आना है तो उसे खेती सीखनी पड़ेगी या मेगावाट सीखना पड़ेगा? या किसी के साथ हम बोल दें कि भाई जो ऑलरेडी खेती कर रहा है, जो अच्छे किसान हैं, उनके साथ एसोसिएट होके उनके साथ हम अपना प्रोजेक्ट बताएं और उनके साथ आगे बढ़ें। मेरे हिसाब से व्यक्ति को खेती सीखनी चाहिए। सोलर तो वो आपके माध्यम से सीख लेगा। जी। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये जो हम सोलर की बात कर रहे हैं, क्या ये रियली ये एनवायरनमेंट के इश्यूज को सॉल्व कर पाएगा? या और एक और क्वेश्चन सर, कि इज सोलर फॉर एवरीवन? सोलर इज़ फॉर एवरीवन। बॉटम लाइन, यस, नो डाउट। नो डाउट अबाउट इट। सोलर हमारे जो, अगर हम देखें तो हमारा हमारा जो जो देश है, वो कृषि प्रधान है, सौर प्रधान। सबसे पहले हम उठ के धरती माता को पूजते हैं और उसके बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं। हम्म, और हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी, हम सभी लोग सौर ऊर्जा से ही चल रहे हैं। यस, तो ये सोलर सबके लिए है जी, और सौर ऊर्जा हमारी जो डिसेंट्रलाइज जो समस्याएं हैं, हम्म। उनको दूर करने का सबसे आसान और इफेक्टिव तरीका है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है कि भाई सोलर इज फॉर एवरीवन, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये भी एक इसमें हम ऐड कर सकते हैं भाई, सोलर ये जो इन्वायरमेंटल जो हमारे इश्यूज हैं उसको भी सॉल्व कर लेगा या कर देगा। बिल्कुल सर, मैं पूरी तरह आपसे सहमत हूँ। इसमें एक हमें देखना पड़ेगा, जैसे ऊर्जा, बिजली अपने आप में खतरा है, लेकिन जब वही बिजली आपके पंप में बन जाती है, वही बिजली जब आपकी आटा चक्की में हो जाती है, वही बिजली जब आपके चिलर में हो जाती है, मिल्चिंग मशीन में हो जाती है, अम, वो गेम चेंजर हो जाती है। तो जी, इस सौर ऊर्जा को हम किस तरीके से अपनी यूटिलिटीज में, अपने जो जो उपकरणों के उपयोग में ले सके, ये हमारी खेती के लिए एक एक मैं इसको एक छोटे उससे आपसे कहना चाहूंगा। कई बार कोई चीज बनती किसी और पर्पज से है और उसका असर या प्रभाव या जो अ, फायदा है वो कोई और ले जाता है। जब ऑटोमोबाइल बने थे, उसका मुख्य उद्देश्य मूवमेंट था। लेकिन अगर हम पिछले 1000-2000 साल के इतिहास में देखें, तो खेती में सबसे बड़ा जो परिवर्तन और सबसे बड़ा जो रिवॉल्यूशन आया है, वो ट्रैक्टर आया है। ऐसे ही ये जो सोलर पैनल बने थे, वो सैटेलाइट के लिए बने थे, कुछ और पर्पस से बने थे। किसान को
सबसे बड़ा जो आज खेती में हम अगर भारत की परिवेश में बोलें, तो सबसे बड़ा जो परिवर्तन है वो एग्रीवोल्टेइक ला सकता है, जब उसकी हर व्यक्ति के हाथ में स्वयं की ऊर्जा होगी। वो उसी स्टेट में जाएगा जैसे पहले बैल के साथ वो अपनी आटा चक्की भी चला लेता था, अ, उसकी हार्वेस्टिंग भी करता था, प्लोइंग भी करता था, ऑन डिमांड। सोलर उसको ऑन डिमांड एनर्जी प्रदान करता है। जी। अच्छा सर, एक यहाँ पे क्लियर है? एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। आज की डेट में हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई हम थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बन रहे हैं या बनने की कगार में हैं, तो उसमें ये सोलर एनर्जी कितना कंट्रीब्यूशन करेगा सर? देखिए, एक एक बज़वर्ड है आजकल, एनर्जी इज़ द न्यू करेंसी। यस सर। और जो हम भारत ने जो यूपीआई में जो परिवर्तन किया है, डिसेंट्रलाइज़ और ट्रांज़ैक्शन का, अब भारत सरकार एनर्जी में भी इस तरीके की डिसेंट्रलाइज़ चीज़ें करने वाली है। भारत के विकास के लिए जो सबका साथ सबका विकास है, उत्थान के लिए हमें हमारी जो बहुत बड़ी आवश्यकता है वो है ऊर्जा की। और स्थानीय स्तर पे साफ, स्वच्छ, सस्ती और रिलायबल अगर हम एनर्जी की बात करें तो वो सोलर एनर्जी है। जिस फॉर्म में, जिस शेप में, जिस साइज़ में हमें चाहिए, और ख़ास तौर से खेती के लिए, क्योंकि आपके पास जितना ज़्यादा एरिया होगा, आप उतनी ज़्यादा सौर ऊर्जा ले सकते हैं, और ये एरिया हमारे किसानों के पास है। तो हमें जो जो हम क्लाइमेट चेंज में हम किसानों को विक्टिम के तौर पे देखते हैं, एग्रीवोल्टेइक के माध्यम से किसान ड्राइवर सीट पे होगा, और वो इस ऊर्जा के परिवर्तन में एक बहुत बड़ा हिस्सेदार, भागीदार बन सकता है। मतलब इसको कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसा आपने बताया कि भाई एनर्जी इज़ द न्यू करेंसी है, तो अगर हमें डेवलपिंग से डेवलप में बनना है, तो एनर्जी की तो डिमांड है ही है, या एनर्जी की तो डिमांड रहेगी ही रहेगी, हैं? और वो एनर्जी अगर हम खुद बना लें, अपने रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल है, तो वी कैन बिकम एनर्जी इंडिपेंडेंट, बिल्कुल। हैं? और अगर हम एनर्जी इंडिपेंडेंट हो गए, तो भाई कोई हमें कुछ नहीं कर सकता। कोई नया टैरिफ नहीं लगा पाएगा। कोई सोलर एनर्जी पे कोई टैरिफ नहीं कोई लगा टैरिफ नहीं। पाएगा। आपने बहुत मौके पे मैं ये बहुत सही पॉइंट पे नया टैरिफ लगा दिया सर। अच्छा सर, यहाँ पे भी अगर आज की डेट में हम देख रहे हैं, एग्रोवोल्टिक्स में भी अ, यहाँ पे एआई और ऑटोमेशन है का क्या रोल है सर? आपने चूंकि आप इतने साल से काम कर रहे हो, तो एआई एंड ऑटोमेशन, आर दे प्लेइंग समथिंग न्यू, गेम चेंजर? एग्रीवोल्टेइक के साथ एआई का इंटीग्रेशन, जैसे जैसे मैंने ऊर्जा का बताया, ऐसे ही एआई भी, अगर आप अपने आप में देखें इंडिपेंडेंट, तो वो डेंजर है। लेकिन जब वो एआई आपके हॉस्पिटल सिस्टम के साथ जुड़ती है, ट्रैफिक सिस्टम के साथ जुड़ती है, तो ये रिवॉल्यूशनरी हो जाती है। ऐसे ही ये एआई अब हमारे एग्री सिस्टम के साथ जुड़ेगी, एग्रीवोल्टाइक उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और इसके माध्यम से, चूंकि एआई को भी एनर्जी चाहिए, हम जो जो बहुत सारी जी जो समस्याएं जो हम हमें बाद में समझ में आती हैं, हम उसी समय उसको देख सकते हैं, उसी समय उसको हल कर सकते हैं। अगर आप इसको देखें तो जो विकसित देश हैं, उन देशों में ऑलरेडी जो बड़ी कंपनियां हैं एआई के माध्यम से अ, फसल को प्रेडिक्ट करती हैं। कोई अगर क्रॉप में कोई फसल में बीमारी आने वाली है तो उसको पहले से ही डायग्नोस करते हैं। प्रिसीजन, एक पे एक प्लांट के लेवल पे आपका कितनी उसकी वाटर रिक्वायरमेंट है, हर प्लांट को हम इंडिविजुअल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ये सब एआई के माध्यम से हो रहा है। भारत के केस में चूंकि हमारे जो जो किसानों की जोत है वो कम है, और कुछ और भी हमारे यहाँ जो जो स्थानीय स्तर की समस्याएं हैं, उनको देखते हुए थोड़ा-सा हमें समय लगेगा। लेकिन जैसे अन्य क्षेत्रों में एआई इसको रिवॉल्यूशन कर रहा है, खेती में ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन होगा। यहाँ पे इनफैक्ट मैंने सर कुछ जगहों पे देखा है कि भाई कुछ सेंसर्स भी लगे रहते हैं, जैसे आपने बोला ना, इंडिया में भी कई जगहों पे वेदर मॉनिटरिंग स्टेशंस या मॉइस्चर लेवल कितना है, उस हिसाब से आपका इरिगेशन। देखिए, जैसे बोलते हैं कि आप सोने की खदान पे बैठे हैं, हम्म, लेकिन अगर आप उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, हम्म,
अभी अफ्रीकन देशों के साथ क्या हो रहा है, वो खदानें उनके पास हैं, लेकिन जो प्रोसेस लाइसेंसेस किसी और के हाँ, पास है। तो डेटा उतना महत्वपूर्ण, डेटा महत्वपूर्ण है, लेकिन डेटा के साथ साथ उसको प्रोसेस करना, एनालाइज करना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज जो सेंसर्स हैं, आज हमारे पास सैटेलाइट इमेजेस हैं, आज हमारे पास मॉइस्चर सेंसर्स हैं, हमारे पास फोटो इमेजोग्राफी वो है कि आपको हर घंटे में जो क्रॉप में चेंजेस आ रहे हैं वो आपको मिल जाएंगे। आपके पास वो सिस्टम है जो उस एरिया में कौन से छोटे छोटे कीट आज आए, आप सुबह कितनी ओस गिरी, उस दिन क्या घंटे घंटे में क्या टेम्परेचर में चेंज हुआ, कितना आपने पानी दिया, ये सारी चीजें आप सेंसर से ले सकते हो। लेकिन उसको एनालाइज कौन करेगा? ये जो डेटा है, इस डेटा को हम एआई के थ्रू एनालाइज करते हैं, और वो जो एआई के थ्रू एनालिसिस है, दैट विल बी द गेम चेंजर। यस, तो हम तो एक्सपेक्ट करते हैं सर, यहाँ पे भी बहुत अच्छा स्कोप है। अच्छा सर, आपने इस फील्ड में इतने सालों से काम किया हुआ है, और अलग अलग पैटर्न्स के ऊपर काम किया हुआ है, अलग अलग सब्जियों के ऊपर काम किया हुआ है। तो अगर किसी को इस फील्ड में काम करना है देन आप कैसे, मतलब कि आप कैसे, वो एक्सपेक्ट करता है कि भाई आप उसकी मदद करो, या कुछ हमें गाइडेंस दो। तो हैव यू, आपका कोई रोड मैप भी है, या कैसे आप हटके उनको हेल्प कर सकते हैं? देखिए, हमने जो शुरुआत के तौर पे हमने एक सोलर टेक्नीशियन जो कार्यक्रम है भारत सरकार का, जो डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग है, मध्य प्रदेश में गिनी चुनी संस्थाएं इसको चला रही हैं, जिसमें हमने आईटीआई टीकमगढ़ के साथ एक एमओयू साइन किया हुआ है, गवर्नमेंट आईटीआई के साथ। वहाँ पे 20 बच्चों का एक बैच हम सोलर टेक्नीशियन का चला रहे हैं, जिसमें 6 महीने उनको कॉलेज में ट्रेनिंग, थियोरिटिकल ट्रेनिंग, और 6 महीने हमारे यहाँ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती है, जिसमें हम उनको एग्रीवोल्टेक में ब्रीफ करते हैं और ट्रेनिंग देते हैं। अभी हमने हाल ही में कुछ इंटर्न्स को तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से लिया था। हमारे कुछ और यूनिवर्सिटी से एमओयू साइन हो रहे हैं, जिसमें हम इसको उनके आर&डी टीम को हमारे यहाँ का जो डेटा है उसको देंगे, और इंटर्नशिप के माध्यम से उन बच्चों को भी इसमें दक्ष करेंगे। तो दोनों प्रकार से, तकनीकी तौर पे आईटीआई के साथ हम कर रहे हैं, कुछ और हमारे अभी तेलंगाना में कुछ आईटीआई के साथ हमारे एमओयू साइन हो रहे हैं, और रिसर्च के तौर पे हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के साथ भी काम कर रहे हैं। मेरा अन्य जो इंस्टॉलर्स हैं, या जो व्यक्ति इस फील्ड में एग्रीवोल्टेक में आना चाहते हैं, मेरा उनसे ये अनुरोध रहेगा, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि आप पहले खेती सीखें। ये डॉक्टरी जैसा है, आप मशीन को खोल के पुर्जे निकाल के और वापस से यूट्यूब से सीख सकते हो, लेकिन किसी भी किसान के लिए उसकी जमीन उसके जीवन के जैसी होती है। आप उसकी फसल पे प्रयोग ना करें, वो करने भी नहीं देगा। कोशिश ये करें कि अगर आपके पास कोई छोटा सा अपना प्लॉट है, उस पे आप प्रयोग करें, या फिर उस किसान के साथ मिलके उसकी फसल को प्राथमिकता देते हुए फिर आप इसमें छोटे सेटअप से शुरुआत करें। और भविष्य एग्रीवोल्टेक का है, जिसमें आपको रहना सीखना पड़ेगा। खेती को सोलर को खेती के साथ रहना सीखना पड़ेगा। हम जितने जल्दी और जितने ज़्यादा जगह पे इस प्रयोग को कर लेंगे, उतना अच्छा हमारे पास रिजल्ट रहेगा, और उतना कॉन्फिडेंस हमारे किसान में आएगा, और वो इसको अच्छा, इसमें एक और मैं आपको सर चीज़ बताऊँ, इसका एक अलग इफ़ेक्ट भी है। आपने कुसुम पे ध्यान दिया है। एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ अनटैप्ड पोटेंशियल है, वो C&I जो कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर है। इनकी रिक्वायरमेंट बिजली की बहुत ज़्यादा है, और शासन भी धीरे धीरे अपनी जो ग्रिप है वो टाइट कर रहा है, और कुछ 10% 15% आपको रिन्यूएबल एनर्जी से लेना है, आरपीओ ऑब्लिगेशन। इनको लेकिन चैलेंज आ रहा है जमीन लेने में। बराबर, जो किसानों के एक तो पुशबैक मिलता है, दूसरा आप जमीन लेने जाते हो, किसान बोलता है हम नहीं देंगे भाई, हम लीज पे भी देंगे तब भी हम बेरोजगार एक प्रकार से हो गए। तो अगले 2-3 साल में जो एग्रीवोल्टेक की जो फसलें, हम अगर इस तरीके से जिस जगह पे जो फसल होती है इसको हम कर सके, तो इंडस्ट्री को भी जमीनें मिलने में आसानी होगी, और हमारा जो MSME और C&I कॉर्पोरेट सेक्टर का जो
रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स हैं उसको भी हम पूरा कर पाएंगे, क्योंकि फिर ये तो एक बहुत अच्छा विन विन सिचुएशन हो जाएगा। क्या है कि भाई आज की डेट में हम देख रहे हैं कैप्टिव, ग्रुप कैप्टिव, ओपन एक्सेस, ये जो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं दे आर ओनली फॉर CNI सेगमेंट। तो आपको CSR भी करना है, आप वो CSR का जो 15% का जो एक्स्ट्रा है वो आप CSR में डाल डालो, आपका फिगर्स मैच हो जाते हैं, आपकी बिजली आपके पास, किसान खुश किसान की खेती उसके पास। हाँ। और इसमें जो आप समझिए, जैसे कहीं से एक किसी भी छोटे से स्लीपी विलेज से अगर नेशनल हाईवे निकल जाता है तो उस गांव की प्रगति में 4 चांद लग जाते हैं। ऑफ कोर्स। तो हम उस किसान के खेत पे हम एनर्जी हाईवे बना रहे हैं, उस खेत की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। यस। उस छोटे से गांव में या उस कस्बे में अगर एक छोटा सा ऑन साइट कोल्ड स्टोरेज आ गया, वो उस पूरे क्षेत्र की जो जरूरतों को पूरा कर सकेगा। और आप उस जमीन से कई गुना उत्पादन ले सकते हैं। जी। अच्छा सर, थोड़ा सा हम अपने खरे एनर्जी के ऊपर भी बात कर लेते हैं। कितने साल से हैं सर आप इस सेगमेंट में? जैसा मैंने आपको बताया 2012 में भी एक मैंने फेल्ड अटेम्प्ट किया था, 5-6 महीने बाद कंपनी बंद वो करनी तो सबको पड़ी। करना पड़ता है सर, बिना गिरे तो कोई ऐसा कोई रुस्तम तो पैदा नहीं होगा। मैं आपके चैनल पे पहली बार ये बात बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तक तो सर आपने तो एक बोला, मैं तो 3 करके बैठा हूँ। और 2019 में जब ये प्रधानमंत्री कुसुम योजना आई, वो एक ट्रिगर था जहां से हमने खरे एनर्जी की अवधारणा शुरू की। मेरे कुछ मित्र दुबई से और सिंगापुर से, हम लोगों ने कुछ छोटा सा एक फंड पूल किया और 2020 में खरे एनर्जी की स्थापना की। और इन 5 सालों में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स कहाँ पे किए हैं सर? इन 5 सालों में हमने एक छोटी सी टीकमगढ़ करके जगह है, वहां पे हमने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। मेन ऑफिस हमारा इंदौर है। हमने सोलर पंप पे भी काम किया, सोलर स्ट्रीट लाइट्स पे भी काम किया, रूफटॉप पे काम किया। ये चीजें हमारी साथ में चल रही थी, लेकिन 2020 से हमने आते ही साथ हमने PM कुसुम में आवेदन किया और मध्य प्रदेश का पहला प्लांट 2021 से जब PPAs वगैरह हुई 2022 में, तो ये हमारे प्रोजेक्ट साथ में जो एक दाल रोटी के लिए है वो चल रहे थे, लेकिन जो हमारा मूल वो था एग्रीवोल्टेक पे। तो जब 2022 में हमारा ये एग्रीवोल्टेक पहला प्लांट स्टार्ट हुआ, वहां से फिर हमारी जर्नी, और मध्य प्रदेश के लगभग आधे सोलर जो कुसुम के प्रोजेक्ट्स हैं वो हमने लगाए हैं। हमारे जो टोटल इंस्टॉलेशन है अभी तक के, उसमें 1/3 एग्रीवोल्टेक। मतलब ये एक मिनट सर, यू आर इनटू EPC, जैसा आपने बोला 1/3 आपने लगाया, तो यू आर इनटू EPC, ये क्लियर हो जाता है। यू आर इनटू एग्रीवोल्टिक्स, ये भी क्लियर हो जाता है। एग्रीवोल्टिक्स में अगर आप 1/3 बोल रहे हैं तो टोटल कितना मेगावाट्स लगे हैं सर? हमारे अभी तक लगभग हम 20 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स लगा चुके हैं प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत, और अन्य भी, जिसमें करीब 6.5 मेगावाट हमारे एग्रीवोल्टाइक हैं और करीब 4 मेगावाट अभी, और इसके अलावा जो हमारा करीब अभी 40 मेगावाट की पाइपलाइन है, उनमें से 4 मेगावाट ऑलरेडी कंफर्म। ये 14,000 वाले बैच में सर? हाँ ओके। और नहीं, इसमें तो और भी ज्यादा है। ओके। ये 14,000 C में, तो इसमें तो काफी ज्यादा है। मैं पुराने में ही बता रहा हूँ कि 4 मेगावाट के और दिसंबर 2025 तक हमारे ये कमीशन हो जाएंगे, जो अलग अलग बेल्ट पे, कहीं गेहूं का बेल्ट है, कहीं मक्के का बेल्ट है, कहीं पे केले का बेल्ट है। और इसमें हम कई और जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ मिलकर इन साइट्स पे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स लगा रहे हैं, जिससे फसल पे उस सोलर के पड़ने वाले प्रभाव। अब मैं एक हंसी की बात आपको बताता हूँ। कई लोग के ये भी प्रश्न रहते हैं कि जो बिजली सोलर पैनल से छन के आ रही है, तो इससे कोई कैंसर तो नहीं हो जाएगा, हमारी फसल तो नहीं हो जाएगी खराब। तो वो जो एक मिसकॉन्सेप्शन है। एक और मैं आपको उदाहरण देता हूँ छोटा सा। जब हमने नॉर्मली हम जो एग्रीवोल्टेक देखते हैं तो GI के कॉलम लंबे लंबे 10 फीट 12 फीट के हम देखते हैं। हमने फिर उन GI के कॉलम्स को अपना प्रोप्राइटरी एक RCC कॉलम बेस्ड स्ट्रक्चर बनाया। उसके पीछे 2 बड़े कारण थे। एक तो जब हमने फसल लगानी शुरू की तो हमारे जो किसान था, लेबर थी, वो बोले कि नहीं साहब, वहां पानी डला है, ऊपर प्लेट है और करंट लीकेज हो जाएगा। यस, हाँ, उसका कहना भी सही था सर। उसका कहना सही था। तो ये चीजें आपको करने से ही आती हैं। तो हमने फिर उसको GI से हटा के उसको RCC बेस्ड किया। दूसरा, जब आप जानवर वहां छोड़ते हैं, हमारे यहाँ
चूंकि ये लेबोरेटरी जैसा है तो हम लोग करीब 20 गाय हैं, 10-12 भैंसें हैं, 70 बकरियां हैं। तो जानवरों का जो रगड़ने का एक जो वो रहता है वो खुजलाते हैं और उसमें ये जीआई कॉलम से उनको बर्न हो जाते थे। बराबर। और कई बार ये किसान भी उसको बांध देता है उसी से अपनी सुविधा। तो फिर जो आरसीसी कॉलम्स है उससे हमें चीजों को, ये जो समस्या है उनको हल करने में आसानी। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन है। ये बहुत सही है सर। अच्छा सर, अभी एक और चीज आ रहा है। अभी जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं 15% का गैप है और हम देख रहे हैं कि भाई जून 2026 से डीसीआर कंपल्सरी हो रहा है। तो वो भी तो एक अभी बड़ी चिंता का विषय अभी से ही मार्केट में हो गया था। सर उसके लिए क्या है? शासन निकालेगा कुछ इसका हल, कुछ ना वो कुछ जो कि पॉलिसी वाली चीजें हम उस पर, मेरे कहने या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, वो तो इतना तो कंफर्म है कि भाई हमें आत्मनिर्भर बनना है, मेक इन इंडिया हमें करना है, तो दैट इज देयर। बट उसके कारण ये ऐसा है, तो ये जो बीच वाला जो एक सोल्यूशन था ना, सीएसआर फंड्स 15%, ये एक आरपीओ ऑब्लिगेशंस, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं हम लोग। जैसे मैं आपको एक छोटा सा केस बताऊं, हम लोग एक होटल चेन के साथ बात कर रहे हैं और इनके साथ अच्छी बात यह है कि ये इनको बिजली की बहुत आवश्यकता है। तो जो एग्रीवोल्टाइक प्लांट है उसकी बिजली भी ये खरीद रहे हैं और जो नीचे की सब्जियां हैं उसकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी यही करा रहे हैं। अरे गजब। तो हमें कुछ देखिए, एक समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले कभी जय जवान जय किसान और एक दिन व्रत करने का आह्वान किया था। तो कठिन परिस्थितियां हमसे कठिन हल मांगती हैं। आज के समय में हमें आत्मनिर्भर बनना रहेगा और जो भी ये जो क्षणिक या कुछ समय के जो कष्ट हैं उनको हमें किस तरीके से हम अपने नए नवाचारों से चीजों में परिवर्तन करते हुए कर सकते हैं, तो भविष्य भारत का बहुत उज्जवल। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और था, अगर कोई आपके उधर विजिट करना चाहे वो आ सकता है? जब ये प्लांट हमारा 2022 में तैयार हुआ, मैं खरगापुर अकेले प्लांट की बात कर रहा हूँ, चूंकि ये मध्य प्रदेश का पहला प्लांट था, तो इसके लगने के पहले से ही लोगों ने आना शुरू किया और आज दिनांक तक लगभग 3000 लोग पिछले 3 वर्षों में उसको विजिट कर चुके हैं। मैंने बोला ये लेबोरेटरी है, ओपन टू ऑल है और जैसे किसान का दिल होता है, आप कभी भी किसी भी किसान के खेत पे पहुंच जाइए, वो आपको पानी का पूछेगा और जो वहां पे सब्जी होगी वो आपको रूखी सूखी अपनी खिलाएगा। तो आप सादर आमंत्रित है। जो हमारे एक और, मैं उनका नाम विशेष तौर पे लेना चाहूँगा, जो एक और हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर हैं सागर में, जिनके यहाँ हमने ये भारत का सबसे बड़ा एग्रीवोल्टेक प्लांट लगाया है 4.5 मेगावाट का, श्री आनंद जैन जी। वो भी इसी सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। इतना बड़ा प्लांट और इतने सब उसके बावजूद भी आप वहाँ कभी भी जाना चाहें तो आप उनकी तरफ से मैं बोल सकता हूँ, आप आइए, पधारिए और देखिए और समझिए कि किस तरीके से खेती और सूरज साथ साथ रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर इन दोनों लोकेशंस के एड्रेस चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। और मैं आपको रियली बोलता हूँ कि भाई आज की डेट में हम टूरिज्म की बात कर रहे हैं। सर यहाँ पे एक टूरिज्म वाला भी फैक्टर मेरे दोस्त ने किया था है, वो भी कि भाई इसका भी एक एग्रो टूरिज्म भी था, एग्रो वोल्टेक्स एंड एग्रो टूरिज्म, इसका कहीं कॉम्बिनेशन हो सकता है सर? देखिए, मैं जब संभावनाओं की बात करता हूँ, चूंकि हम वही, कभी आज से 100 साल पहले कभी कोई बोलता कि हम लोहे के जहाज में ऊपर उड़ेंगे तो शायद सब हंसते। हमने जो चीज नहीं देखी है हम उस पर हंसते हैं या हम उस उतने जल्दी नहीं सोच पाते हैं। तो जब खेती में 24 घंटे बिजली होगी, उस जगह की संभावनाएं अलग हैं। इन संभावनाओं को देखने के लिए आप इन प्लांट्स पे आइए। दोनों प्लांट्स पे जो आपने बात बोली है ये आफ्टर थॉट है। खरगापुर के प्लांट पे हम ऑलरेडी एक गेस्ट हाउस बना चुके हैं और जो विजिटर्स आते हैं उनको हम रुकवाते हैं। पूरा जंगल के बीच में वो हट है। जो हमारे दूसरे जो किसान हैं आनंद जैन जी, पिछले 1 साल में उन्होंने इतना उसको देखा समझा कि वो वहां पे खुद अब कॉटेजेस बनवा रहे हैं। तो कल आप उसी एग्रीवोल्टेक प्लांट पे आके रह सकते हैं। उन्हीं पैनल्स के नीचे आप टेबल डाल के खाना खा सकते हैं, वहीं से आप ताजी सब्जियां तोड़ सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा
जो बिजनेस वर्टिकल है, ये हम एग्रीवोल्टेक के माध्यम से अपने किसानों को दे सकते हैं। जी। फ्रेंड्स बेसिकली है क्या कि भाई इफ़ यू हैव द विल देयर इज़ अ वे, है, देयर आर एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जो यहाँ पे हो सकती है। अब ये आपके ऊपर है कि भाई आप इसे कैसे लेते हैं और कहाँ तक इसको लेके जाते हैं, बट पॉसिबिलिटी इज़ देयर। और जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला था, यहाँ पे बात हो रही है किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान एवं महाअभियान। पॉलिसीज़ हैं, द ओनली थिंग इज़ आपको उन पॉलिसीज़ को पढ़ना है, समझना है एंड फिर इंटरप्रेट करके अपने हिसाब से उसे ग्राउंड में लाना है। सेम चीज़ खरे सर ने भी किया। तो खरे सर, मैं वंस अगेन आपका धन्यवाद देता हूँ कि भाई आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आए और हमारे दर्शकों को इतना वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर किया सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले दोस्तों आप सबसे एक और गुजारिश है कि भाई आपके मन में भी अगर कुछ पॉइंट है या फिर आपने भी कुछ हटके किया है, कुछ नायाब किया है जिससे कि कोई इंडस्ट्री का भला हो सकता है, तो हम आपको इस मंच में इनवाइट करते हैं। आप भी यहाँ पे आके अपने कॉन्सेप्ट को, प्रोडक्ट को या जो भी आपने कुछ नायाब किया है वो हमारे साथ या हमारे दर्शकों के साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं। उसके लिए बस आपको अपना कॉन्सेप्ट क्या है, किसके लिए फ़ायदेमंद है और पूरा डिटेल्स हमारे ईमेल एड्रेस पे शेयर कर देना है, दैट इज़ solar-is-my-passion@gmail.com पे। हमारी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगी और हम आपके उस कॉन्सेप्ट को अपने इस प्लेटफॉर्म पे ज़रूर लेके आएंगे।